तट को क्या कहा जाता है? तो केरल का जो तट है, केरल का जो तटीय भाग है, उसे क्या कहा जाता है? तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मालाबार तट। केरल के तटीय भाग को मालाबार तट कहा जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जो है उसमें आपके जो है एक सबसे पहले आपका जो आता है वो आता है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ के बाद में आता है आपका कोंकण तट। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका वो वीडियो आप जरूर देख लें, उसमें हम लोगों ने मैप से इसको डिस्कस किया हुआ है। कोंकण तट के बाद में आता है आपका केंडा तट और सबसे लास्ट में जो है वो आपका आता है मालाबार तट। तो जो केरल का तटीय भाग है उसे ही मालाबार तट कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट सैडल। याद रखेंगे, अंडमान निकोबार भारत का द्वीप समूह है। भारत के पास में दो द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट सैडल। और इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बैरन नाम का ज्वालामुखी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर बैरन नाम का ज्वालामुखी भी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का जो ऊंचाई मान है वो पश्चिमी हिमालय में होता है। तो पूर्वी हिमालय की तुलना में जो वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान है वो पश्चिमी हिमालय में अधिक होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और आप याद रखोगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने तरह की प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो आपको पता है कि भारत में जो है वो 6 तरह की प्राकृतिक वनस्पतियों का विस्तार है। भारत में 6 तरह की प्राकृतिक वनस्पतियों का विस्तार है। अगर हम लोग पर्वतीय वनों की बात करें, अगर हम लोग पर्वतीय वनों की बात करें तो आप याद रखिएगा कि 1500 मीटर से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई का जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में पर्वतीय वनों का विस्तार है। अगला प्रश्न देखें, भारत की जो जलवायु है उस पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो भारत की जो जलवायु है उस पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर का। तो भारत की जलवायु पर भूमध्य रेखा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की जलवायु जो है वो किस प्रकार की जलवायु है, तो आप याद रखेंगे भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, भारत की जो जलवायु है वो कैसी जलवायु है? याद रखिएगा, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। आगे बढ़ते हैं। भारत में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो भारत में 50 सेंटीमीटर से जो कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो है आपका ले, ले यानी कि लद्दाख। लद्दाख अब आपको पता है कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान समय में जो भारत में राज्य है वो कितने हैं? वो है 28। और भारत में जो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितने हैं, तो ये हैं 8। तो भारत में जो 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र है वो याद रखेंगे वो है ले यानी कि लद्दाख। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो कहां पे होती है, तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है वो होती है मासिन नाम में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? मासिन नाम में। और ये मासिन नाम जो है ये मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 जुलाई। तो आपको पता होगा कि जो भारत में मानसून है, भारत में जो मानसून है वो साउथ वेस्ट से आता है। भारत में मानसून कहां से आता है? साउथ वेस्ट से। तो ये आपका जो है नॉर्थ है, आपको पता है कि ऊपर नॉर्थ होता है, उसके बाद में यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे तो साउथ होता है, फिर यहाँ पर होता है आपका ईस्ट और यहाँ पे होता है वेस्ट। तो भारत में मानसून की एंट्री कुछ इधर से होती है, साउथ वेस्ट से यानी कि दक्षिण पश्चिम से। और सबसे पहले मानसून की एंट्री होती है भारत में केरल में। सबसे पहले जो मानसून है भारत में वो कहां पे आता है? केरल में। और केरल में मानसून जो है वो आता है जून में। केरल में कब आता है मानसून? जून में। और उसके बाद में 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के मध्य में मानसून का प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष में देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है ये कब तक पूरे देश में सक्रिय हो जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 जुलाई। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाला जो देश है वो है चीन। आप याद रखेंगे कि विश्व में सर्वाधिक गेहूं एवं चावल का जो उत्पादन है तो उसमें पहला स्थान जो है वो है चीन का। और चीन के बाद में दूसरे स्थान पर जो है वो भारत है, याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय मिट्टियों में से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है? तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है?
तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए रेगुर मृदा। और आपको पता होगा कि रेगुर मृदा को काली मृदा भी कहा जाता है। रेगुर मृदा को क्या कहा जाता है? काली मृदा भी कहा जाता है, जो कि कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त होती है। रेगुर मृदा या फिर जो काली मृदा है वो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं? ठीक है, भारत में जो है कितने, इस पे मैं टिक लगा देता हूं। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित हैं? 111, 117, 118 या फिर 119? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 111। भारत में जो है वो वर्तमान समय में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है, यानी कि नेशनल वाटरवे। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा जो नेशनल वाटरवे है या फिर जो राष्ट्रीय जलमार्ग है तो वो कौन सा है, तो वो है NW1। और NW जो 1 है ये आपका इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। ये इलाहाबाद से लेकर कहां तक है? याद रखेंगे, ये इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। NW1 याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जो सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु, ये किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। भारत का जो सबसे लंबा सड़क पुल है भूपेन हजारिका सेतु, ये असम में जो है स्थित है। और इसकी जो लंबाई है वो है 9.15 किलोमीटर। और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नदी भी याद रखिएगा, नदी कौन सी है? नदी है ब्रह्मपुत्र। अगर आपसे पूछे कि इस पुल का पुराना नाम क्या था, तो इस पुल का जो पुराना नाम था वो था ढोला सदिया ब्रिज। इस पुल का पुराना नाम क्या था? ढोला सदिया ब्रिज। ढोला सदिया जो नामक गांव है उनको ये आपस में कनेक्ट करता था। अभी इसका नाम बदलकर कर दिया गया है भूपेन हजारिका सेतु। और इससे पहले जो भारत का सबसे लंबा सेतु था, सबसे लंबा जो सड़क पुल था, वो था महात्मा गांधी सेतु। तो महात्मा गांधी जो सेतु है ये बिहार में स्थित है। महात्मा गांधी जो सेतु है ये बिहार में स्थित है। और ये है गंगा नदी पर। ये किस नदी पर है? गंगा नदी पर। और इसकी जो लेंथ है वो है लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। लेकिन अभी जो सबसे लंबा पुल है वो है भूपेन हजारिका सेतु, जो कि असम में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे शुष्क भाग जो है वो कौन सा है? तो भारत का सबसे शुष्क भाग जो है वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर के पास में है। अब ये लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश हो गया, आप ध्यान रखेंगे। तो यही भारत का सबसे शुष्क भाग है। जहां पे वर्षा कम होगी वही सबसे शुष्क भाग होगा, और जहां पे वर्षा अधिक होगी वही सबसे आर्द्र भाग होगा। तो अगर पूछे कि शुष्क भाग कौन सा है तो लद्दाख, और आर्द्र जो भाग है वो कौन सा है तो वो है मासिर नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी के द्वारा प्राप्त होता है? पौधों को जो सबसे अधिक जल है वो किस मिट्टी के द्वारा प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिकनी मिट्टी। पौधों में जो सबसे अधिक जल है वो किस मिट्टी से प्राप्त होता है? चिकनी मिट्टी से प्राप्त होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसे स्वयं जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है? तो देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसे स्वयं जुताई की मिट्टी भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी या फिर जलोढ़ मृदा। और आपको पता होगा कि जलोढ़ मृदा को दोमट मृदा भी कहा जाता है। दोमट मृदा दो प्रकार की होती है, एक होती है नई जलोढ़ मृदा और एक होती है पुरानी जलोढ़ मृदा। तो जो नई जलोढ़ मृदा है इसको बोलते हैं खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मृदा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बांगर। इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है या फिर जो भारत में सर्वाधिक जो नेशनल पार्क है वो किस राज्य में स्थित है, तो आप याद रखेंगे भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहां पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक वन्य जीव विहार यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहां स्थित है, तो आप याद रखेंगे ये स्थित है अंडमान निकोबार में। कहां पे स्थित है? अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। इसका सही आंसर क्या है? तमिलनाडु। और अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है, तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है अनाई मुडी। वो कौन सी है? वो है अनाई मुडी। और अनाई मुडी जो है ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में ही स्थित है। ठीक है, अन्नामलाई जो पर्वतमाला है उसी में स्थित है अनाई मुडी, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये
कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन जो टाइगर रिजर्व है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, और आपने सुंदरवन का डेल्टा भी सुना होगा। तो जो सुंदरवन का डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, और इस डेल्टा का जो निर्माण है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार जो है वो प्रदान किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में फूलों की खेती में कौन सा राज्य जो है वो पहले स्थान पर है? तो सर्वाधिक फूलों की खेती कहां होती है भारत में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक जो फूलों की खेती है वो होती है कर्नाटक में। और आपको पता होगा कर्नाटक की जो राजधानी है उसका नाम है बंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी का नाम क्या है? बंगलुरु। तो बंगलुरु को भारत का बगीचा भी कहा जाता है। जो बंगलुरु है इसको भारत का बगीचा भी कहा जाता है। इसके अलावा बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली, भारत का आईटी शहर और स्पेस सिटी के नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, भोपाल, लखनऊ या फिर दिल्ली? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान याद रखेंगे देहरादून में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा भोपाल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो सबसे पुराना जीव है वो है ऑप्शन ए, नीले हरे शैवाल। और याद रखेंगे अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो किसके द्वारा होती है, तो सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो भी इन्हीं नीले हरे शैवालों के द्वारा होती है, और इन्हीं के द्वारा सबसे अधिक पृथ्वी पे ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रामसर सम्मेलन का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्द्र भूमि संरक्षण यानी कि वेटलैंड। ठीक है, तो अब आपको पता होगा कि भारत में कितने रामसर स्थल हैं। अगर पूछा था कि भारत में कितने आर्द्र भूमि स्थल हैं या फिर भारत में कितने जो है वो रामसर स्थल हैं, तो आप टिक करोगे 42 यानी कि 42। वर्तमान समय में भारत में 42 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेटराइट मृदा का संबंध किस राज्य से है? तो जो लेटराइट मृदा है इसका संबंध जो है वो किस राज्य से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। देखो भारत में कुल 8 प्रकार की मृदा पाई जाती हैं, जिनमें से 4 मृदा जो है वो है प्रमुख, जिनमें से एक है आपकी लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा चाय और कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, और ये पाई जाती है कर्नाटक में। कहां पाई जाती है? कर्नाटक में। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चट्टान। अगर पूछे कि चट्टान होती क्या है, तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है, पृथ्वी की जो ऊपरी कठोर सतह है उस पूरी सतह को ही हम लोग चट्टान या फिर शैल बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, चट्टान का मतलब कोई ऐसा नहीं कोई पहाड़ वगैरह, तो अभी उसको हम लोग चट्टान बोलेंगे। तो याद रखेंगे धरातल की जितनी भी कठोर सतह है, धरातल की जो भी कठोर सतह है उस पूरी सतह को ही क्या कहा जाता है? चट्टान जो है वो कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? तो पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदा। याद रखेंगे पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल जो है किस पेड़ से प्राप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, चीड़। तारपीन का जो तेल है वो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। और याद रखेंगे जो साइकस का पेड़ है इससे प्राप्त होता है साबूदाना। अगर पूछे कि साबूदाना किससे प्राप्त होता है, तो साइकस के पेड़ से। और तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? याद रखेंगे चीड़ के पेड़ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का विश्व में दूध के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूध के उत्पादन में जो है वो पहला स्थान है, और भारत ने डेनमार्क को पीछे छोड़ा है। भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? भारत ने डेनमार्क को पीछे छोड़ा है, याद रखेंगे। और आपने वर्गीस कुरियन का नाम सुना होगा। वर्गीस कुरियन, ये वही वर्गीस कुरियन है जो कि अमूल कंपनी के फाउंडर हैं। तो वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, तो वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कार्बन टैक्स की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो कार्बन टैक्स की शुरुआत करने वाला जो विश्व का पहला देश है वो देश है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड।
अगर आपसे भारत में पूछा जाए कि भारत में पॉलिथीन या फिर प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है, ठीक है, भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो आप याद रखोगे भारत में प्लास्टिक पर बैन लगाने वाला जो पहला राज्य है वो राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश। तो इसका फिलहाल सही आंसर जो है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, न्यूजीलैंड, याद कर लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, एक मिनट, सही आंसर में टिक कर देता हूं यहाँ पे, न्यूजीलैंड। और अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा किस देश में हुई थी। तो विश्व में जो सबसे पहले अम्ल वर्षा है वो किस देश में हुई थी, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वीडन। देखो, विश्व में सबसे पहले अम्ल वर्षा हुई थी स्वीडन में, और सबसे अधिक अम्ल वर्षा होती है नॉर्वे में। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले अम्ल वर्षा कहां हुई, स्वीडन में। सबसे अधिक कहां होती है, सबसे अधिक होती है नॉर्वे में। और इसी वजह से जो विश्व का पहला अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है, विश्व का जो पहला अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है, अगर कभी आपसे पूछें कि उसकी स्थापना कहां की गई है, तो विश्व का जो पहला अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है उसकी स्थापना जो है वो की गई है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, याद कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि कार्बन के उत्सर्जन में कौन सा देश पहले स्थान पर है। तो कार्बन के उत्सर्जन में कौन सा देश जो है वो पहले स्थान पर है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद में चाइना है, ध्यान रखेंगे। तो कार्बन के उत्सर्जन में कौन सा देश पहले स्थान पर है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा चाइना। चलिए, तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अभी आप लोगों ने देखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे देख सकते हो, आरजी स्मार्ट क्लास के नाम से आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।